आज हम डिस्कस करेंगे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी जो है एक न्यूक्लियर फेनोमेना है। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस है वो डिके करता है। सो ये जो डिके होता है बाय अनस्टेबल न्यूक्लियस, इसी को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। सबसे जो हेवी न्यूक्लियस जो स्टेबल है, जिसका n/p नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रेशियो 1.6 है, ये सबसे हेवी न्यूक्लियस है जो कि स्टेबल है। ये करस्पॉन्ड करता है Z = 83 को। इसके बाद जितने भी न्यूक्लियस है, बिकॉज ऑफ कोलंबियन फोर्स अनस्टेबल है, हेंस रेडियो एक्टिव है। सो ऑल न्यूक्लियस मोर देन 83 आर नेचुरली अनस्टेबल, हेंस रेडियो एक्टिव। तो खाली ये कूलम्ब फोर्स नहीं होता है वजह अनस्टेबिलिटी का, और भी वजह होते हैं। कुछ लाइटर न्यूक्लियस जो है वो भी अनस्टेबल होते हैं, जैसा कि H3, C14, O18, K40, ये सब भी नेचुरली ऑकरिंग है और ये भी अनस्टेबल है, हेंस ये रेडियो एक्टिव है। सो रेडियो एक्टिविटी जो है न्यूक्लियस अनस्टेबल होने की वजह से होता है। और न्यूक्लियस, जो भी न्यूक्लियस हमें मिलता है वो अगर नेचुरली अनस्टेबल है तो ये नेचुरल रेडियो एक्टिविटी है। लेकिन अनस्टेबिलिटी को अगर हम इंड्यूस करते हैं बाय बॉम्बार्डिंग फास्ट मूविंग पार्टिकल्स, अगर इंड्यूस किया जाता है और न्यूक्लियस प्रोड्यूस किया जाता है जो कि अनस्टेबल है, तो वो जो रेडियो एक्टिविटी एग्जिबिट करते हैं उसे हम बोलते हैं आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। सो चाहे वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी हो या आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी हो, जिसमें हमको जो डिके होता है उसमें हमको जो मिलता है, 3 तरह का डिके होता है: अल्फा डिके, बीटा डिके और गामा डिके। हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला जो है अल्फा डिके। अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम न्यूक्लियस होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। सो सपोज ये न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, और ये अल्फा पार्टिकल एमिट करता है, अल्फा पार्टिकल। इसका मतलब ये हुआ कि बाद में जो न्यूक्लियस मिलेगा से Y, उसका एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, 2 यहां चला गया, और मास नंबर जो है 4 कम हो जाएगा। तो बिकॉज एटॉमिक नंबर चेंज हो गया, इसको अब हम X नहीं लिख सकते, इसका केमिकल सिंबल जो है वो भी बदल जाएगा। ये जो फाइनल प्रोडक्ट है इसका मास इनिशियल मास से कम होगा। सो ये जो डिफरेंस इन मास है वो एनर्जी में बदल जाता है। सो इनिशियल न्यूक्लियस को हम पेरेंट न्यूक्लियस बोलते हैं, और ये जो फाइनल न्यूक्लियस निकला इसको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियस। सो ये जो फाइनल प्रोडक्ट है इसका मास इनिशियल मास से कम होता है। ये जो डिफरेंस इन मास है वो एनर्जी में बदल जाता है, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाता है। तो वो जो एनर्जी में बदलता है उसको हम बोलते हैं क्यू वैल्यू ऑफ दिस रिएक्शन। क्यू वैल्यू जो है जनरल डेफिनेशन है, जनरल डेफिनेशन यानी कि इनिशियल रेस्ट मास माइनस फाइनल रेस्ट मास का एनर्जी इक्विवेलेंट। तो इसका हम क्यू वैल्यू निकालते हैं अल्फा डीके का। ये सपोज एटॉमिक मास जो है mx है, हमको न्यूक्लियस का मास चाहिए। सो एटॉमिक मास माइनस इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देंगे, यहाँ Z है एटॉमिक नंबर, सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स Z हो जाएगा, सो मास इलेक्ट्रॉन। सो ये हो गया इनिशियल मास माइनस फाइनल मास। फाइनली यहां पर हमारे पास Y है, इस एटम का मास सपोज My है, हमें न्यूक्लियस का मास चाहिए, इसको माइनस कर देंगे, माइनस। उसी तरह ये हीलियम है, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे। सो ये इनिशियल मास है, ये फाइनल मास है।
इसका एनर्जी इक्विवेलेंट इंटू सी स्क्वायर। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो Q वैल्यू निकलता है mx माइनस my माइनस mhe इंटू सी स्क्वायर। सो इतना एनर्जी निकलता है, और एनर्जी कौन सा रूप में निकलता है? काइनेटिक एनर्जी। तो अल्फा डीके में भी हम बेसिक प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। सपोज एक न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक मास नंबर 24 है और ये डिके करता है, ये इनिशियली रेस्ट में। सो इनिशियली रेस्ट में मतलब मोमेंटम 0 है, और जब डिके करता है अल्फा पार्टिकल अगर आगे की ओर जाता है तो जो रेसिजुअल न्यूक्लियस है वो पीछे की ओर जाएगा। सो पहला हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होगा m1 v1 इक्वल टू m2 v2। वन सपोज अल्फा पार्टिकल है, मास 4 यूनिट्स है, वेलोसिटी v1 है। सो 24 था, अल्फा पार्टिकल 4 चला गया तो रेसिजुअल न्यूक्लियस जो है वो 4 कम हो जाएगा, यानी कि 20 हो जाएगा, 20 v2। सो v1 जो है आपका 5 v2। सो एनर्जी रेशियो E1 बाई E2 काइनेटिक एनर्जी है हाफ m4 v1 स्क्वायर बाई हाफ, बाकी जो है 20 v2 स्क्वायर। सो हाफ कट गया, 4 बाई 20 1 बाई 5, v1 बाई v2 जो है 5 है। सो E1 बाई E2 जो है वो 5 निकल गया। और सपोज हमें Q वैल्यू दिया गया है, Q वैल्यू दैट इज द टोटल एनर्जी रिलीज्ड, वो दिया गया, दैट इज E1 प्लस E2 जो है वो Q है। और हमें पूछा गया कि व्हाट इज द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ हीलियम पार्टिकल, दैट इज हीलियम न्यूक्लियस, एंड व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस रेसिजुअल न्यूक्लियस। तो यहां से हम निकाल सकते हैं E1 बाई E2 5 है। सो E1 जो है 5 E2 हो जाएगा, 5 E2 प्लस E2 Q। सो 6 E2 जो है Q हो गया। सो E2 जो हो गया Q बाई 6, यानी कि E1 जो है दैट इज एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 5 टाइम्स। सो जब भी अल्फा डिके होता है, एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस से जब भी अल्फा डिके होता है, ये अल्फा पार्टिकल का एनर्जी कांस्टेंट रहता है, ये बदलता नहीं है। अगर ये रेस्ट में है हम बेसिक प्रिंसिपल यूज कर लेते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसका एनर्जी जो है डिफिनाइट हो गया। तो नेक्स्ट हम बीटा डीके की बात करते हैं। बीटा डीके, बीटा जो है, बीटा एमिशन जो होता है, आइदर एन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस और ए पॉजिट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। पॉजिट्रॉन जो होता है उस पार्टिकल का मास सेम एज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन चार्ज जो है 1 पॉजिटिव यूनिट होता है। मास इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, चार्ज 1 यूनिट होता है, पॉजिटिव यूनिट। सो हम बीटा डीके को दो तरह से ले सकते हैं, बीटा माइनस डीके, बीटा प्लस डीके। सो पहले हम बीटा माइनस डीके की बात करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकल रहा है। सो ये हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर 4 है, और इससे हमको निकल क्या रहा है, हमको निकल रहा है एक बीटा पार्टिकल, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ये जब डीके होता है, ये जब डीके होता है, जो डॉटर न्यूक्लियस होता है उसका एटॉमिक नंबर जो है 1 बढ़ जाता है, मास नंबर सेम रहता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो मास नंबर 0 है। इसके अलावा एक और पार्टिकल रिलीज होता है, एंटी न्यूट्रिनो। इसका सिंबल ईटा भी लिख सकते हैं, न्यू भी लिख सकते हैं, न्यू बार भी लिख सकते हैं, मैं न्यू बार लिख रहा हूं। तो ये होता कैसा है, कोई भी न्यूक्लियस जिसका स्टेबिलिटी अगर न्यूट्रॉन कम होने पर अगर हो सकता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर कम होने पर अगर उसका स्टेबिलिटी हो सकता है, तो न्यूट्रॉन जो है बदल जाता है। न्यूट्रॉन किस में बदल जाता है, न्यूट्रॉन बदल जाता है प्रोटॉन में, इलेक्ट्रॉन में और एंटी न्यूट्रिनो में, जिसका सिंबल हम न्यू लिख रहे हैं, एंटी न्यूट्रिनो, इसमें बदल जाता है। और ये इलेक्ट्रॉन
न्यूक्लियस के अंदर से निकलता है। ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से? जिस न्यूक्लियस में स्टेबिलिटी अगर न्यूट्रॉन कम होने से हो सकता है तो वहां न्यूट्रॉन जो है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में बदल जाता है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से रिलीज होता है। इसी को हम बोलते हैं बीटा माइनस डिके। तो इसका क्यू वैल्यू निकाल लेते हैं। हमें मास ऑफ एटम मालूम होता है, तो मास ऑफ एटम हमें मालूम है x, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। सो ये इनिशियल मास है। फाइनल मास ये वाला मास ऑफ y, ये मास ऑफ एटम है, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेंगे। इलेक्ट्रॉन्स कितना है? Z+1, ये मास हो जाएगा। फिर नेक्स्ट A, इसको भी लिख लेंगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, सो इनिशियल मास ऑफ न्यूक्लियस है। ये फाइनल मास, इस एटम का मास था my, इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन माइनस कर दिया तो खाली न्यूक्लियस का मास रह गया। फिर इसको भी हम ऐड कर दिया। सो इनिशियल मास से फाइनल मास को माइनस कर दिया और इसका एनर्जी इंटू c²। तो ये हमारे लिए आ जाएगा mx माइनस my c²। ये हो गया हमारा Q वैल्यू। सो अल्फा डीके में Q वैल्यू, एनर्जी जो रिलीज हुआ, जो कि काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगा, और ये इसके काइनेटिक एनर्जी के रूप में रहेगा, उसका वैल्यू इतना है mx माइनस my c²। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बीटा प्लस डीके। बीटा प्लस डीके, यहां पर होता यह है, अगर किसी भी न्यूक्लियस का स्टेबिलिटी बढ़ता है, अगर प्रोटॉन कम होने पर, तब उसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन बदल जाता है। प्रोटॉन बदल जाता है न्यूट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन जो है आपका +1 चार्ज होता है। पॉजिट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव था, ये पॉजिटिव है। सो प्रोटॉन बदल जाता है न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो में बदल जाता है। उसके बाद ये जो पॉजिट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर से रिलीज होता है। ये अगर हमारा पेरेंट न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z और मास नंबर A है, और ये जब बीटा प्लस डीके होता है तो अब जो डॉटर न्यूक्लियस निकलेगा उसका एटॉमिक नंबर 1 कम हो जाएगा, मास नंबर सेम रहेगा क्योंकि इसका मास जो है 0 है, और एक न्यूट्रिनो निकलेगा। ये डीके है जहां पर हमने न्यूक्लियस लिया है, पॉजिट्रॉन एमिट किया, और पॉजिट्रॉन एमिट करने से एटॉमिक नंबर जो है 1 कम हो जाता है, मास नंबर सेम होता है। इसका Q वैल्यू निकाल लेते हैं, इस डीके में कितना एनर्जी रिलीज होता है। तो इसका Q वैल्यू निकालते हैं। इसका मास ले लेते हैं, एटॉमिक मास मालूम होता है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को माइनस कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन। सो ये इनिशियल मास है, माइनस फाइनल मास लेते हैं। इसका मास लेते हैं, इस एटम का मास my है, उसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर लेते हैं। उसी तरह ये 1 है। सो ये इनिशियल मास है न्यूक्लियस का, ये फाइनल मास है न्यूक्लियस का। इसका एनर्जी इक्विवेलेंट जो है वो Q वैल्यू होता है। तो यहां पर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं mx माइनस my, और यहां पर ZME है, ZME कट गया, लेकिन इसके बाद आपका यहाँ +Me, यहाँ +Me, 2+Me है, यानी कि -2Me। ये थोड़ा अलग है, पिछला दोनों रिजल्ट से रिजल्ट थोड़ा अलग है, आप याद रखिएगा। यहाँ -2Me है। सो ये है Q वैल्यू, कौन सा डीके का? बीटा प्लस डीके का।
बीटा माइनस में सीधा आपका mx माइनस एम वाई होल इंटू सी स्क्वायर था, लेकिन बीटा प्लस डीके में रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। वजह यह है कि हमें जो मास दिया जाता है वो मास ऑफ एटम दिया जाता है, हम न्यूक्लियस डिफरेंस ले रहे हैं। तो जब भी बीटा माइनस या बीटा प्लस का डीके होता है तो बेसिक प्रिंसिपल्स यहां भी वैलिड होता है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। तो ये जो है एनर्जी है, मोमेंटम कंजर्वेशन, यानी कि अगर इनिशियली रेस्ट में था न्यूक्लियाई तो फाइनली भी मोमेंटम जीरो होगा, फाइनली मोमेंटम जीरो होगा, यानी कि मास ऑफ डॉटर, मोमेंटम ऑफ डॉटर, मोमेंटम ऑफ डॉटर एलिमेंट, मोमेंटम ऑफ बीटा पार्टिकल प्लस मोमेंटम ऑफ आइदर न्यूट्रिनो हो या फिर एंटी न्यूट्रिनो हो, जो भी हो, न्यूट्रिनो हो या एंटी न्यूट्रिनो जो भी है, सपोज बीटा माइनस है तो एंटी न्यूट्रिनो ये जीरो होगा। एंटी न्यूट्रिनो जो है बहुत ही हल्का पार्टिकल होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से बहुत ही कम होता है, और इलेक्ट्रॉन खुद रेसिड्यूअल न्यूक्लियस का मास से बहुत ही कम होता है। इसका मतलब यह हो गया कि इसका मोमेंटम जो है नेग्लिजिबल होता है। तो इसका मतलब यह हो गया कि जो भी एनर्जी निकला, जिसको कि हम क्यू वैल्यू बोलते हैं, वो इनके बीच में डिवाइड हो जाता है। एनर्जी रिसीव्ड बाय रेसिड्यूअल न्यूक्लियस जो है अप्रॉक्सीमेटली जीरो होता है। सो क्यू वैल्यू, जो भी एनर्जी रिलीज हुआ, वो बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो इनके बीच में डिवाइड हो जाता है। अब कितना बीटा पार्टिकल को मिला ये डिपेंड करता है कि कितना एनर्जी एंटी न्यूट्रिनो ले गया। इसका मतलब बीटा पार्टिकल का एनर्जी जो है जीरो से लेकर, मिनिमम ऑफ जीरो से लेकर मैक्सिमम ऑफ क्यू वैल्यू तक वेरी कर सकता है। ये रेंज हो जाएगा जीरो से लेकर क्यू तक। ये अलग है अल्फा पार्टिकल से। अल्फा पार्टिकल में क्या होता था, एक पर्टिकुलर न्यूक्लिया अगर जब भी अल्फा पार्टिकल एमिट करता है वो डेफिनाइट एनर्जी से निकलता है, लेकिन एक पर्टिकुलर न्यूक्लिया जब भी बीटा एमिशन करता है तो बीटा जो पार्टिकल निकलता है उसका एनर्जी डेफिनाइट नहीं होता, वो जीरो से लेकर मिनिमम ऑफ जीरो से लेकर मैक्सिमम ऑफ क्यू तक, इसके बीच में कोई भी वैल्यू में वेरी कर सकता है। सो ये बेसिक डिफरेंस है एनर्जी का, अल्फा पार्टिकल का और बीटा पार्टिकल का। यहां एक टर्म और अक्सर यूज में आता है जिसे हम कहते हैं एंटी पार्टिकल। सपोज दो पार्टिकल्स है एक्स और वाई, इसको अगर हम एक को पार्टिकल और एक को एंटी पार्टिकल कहते हैं, इसका मतलब यह होता है कि ये दोनों जब भी कोलाइड करते हैं तो ये पार्टिकल का अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो एनर्जी में बदल जाते हैं। तब हम इसको एक को पार्टिकल दूसरा को एंटी पार्टिकल कह सकते हैं। जैसा कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का मास सेम है, सब कुछ सेम है, खाली चार्ज एक प्लस यूनिट है एक माइनस यूनिट है, और ये दोनों जब भी कोलाइड करते हैं तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, वो एनर्जी में बदल जाते हैं। उसी तरह आपका न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो ये दोनों भी एंटी पार्टिकल है, ये दोनों जब भी कोलाइड करते हैं एनर्जी में बदल जाते हैं। तो फाइनली हमारा रह गया अल्फा डीके, बीटा डीके, फाइनली हमारा गामा डीके। ये हम डिस्कस करेंगे गामा डीके। जैसे कि हमको मालूम है एटम में इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल रहता है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहता है। उसी तरह न्यूक्लियस भी अनस्टेबल हो सकता है, उसका डिफरेंट एनर्जी लेवल हो सकता है, ग्राउंड लेवल, फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल। और यहां जो एनर्जी लेवल का जो डिफरेंस होता है वो मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। और जब भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस एक एक्साइटेड स्टेट से आइदर दूसरा एक्साइटेड स्टेट या फिर ग्राउंड स्टेट को आता है, उनके बीच का जो डिफरेंस इन एनर्जी है वो रिलीज करता है एज ए फोटोन। और ये जो फोटोन्स रिलीज होता है न्यूक्लियस के अंदर से, इसी को हम बोलते हैं गामा डीके। सो अक्सर जो गामा डीके जो है फॉलो अप होता है अल्फा डीके या बीटा डीके। जब भी अल्फा डीके या बीटा डीके होता है, जो डॉटर न्यूक्लियस सीधा एक स्टेप में नहीं आता, वो पहले एक्साइटेड स्टेट में रहता है, फिर वो एक्साइटेड स्टेट में से आइदर एक जंप या फिर सेवरल जंप के बाद वो ग्राउंड में आता है, और हर जंप के लिए एक अलग फोटोन रिलीज होता है। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम बीटा माइनस डीके का एग्जाम्पल लेते हैं। सो ये आपका कोबाल्ट है जो 27 है,
और ये 60 है, ये डिके करता है, ये डिकेट करता है, निकल में बदल जाता है, एक बढ़ जाएगा, 27 था मतलब 28 हो जाएगा, ये मास नंबर सेम रहेगा, एक बीटा रिलीज हुआ और आपका एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हुआ। तो ये आपका कोबाल्ट था, कोबाल्ट 2760, और ये जब रिलीज होता है, बीटा माइनस रिलीज होता है, तो पहले जो डॉटर न्यूक्लियस बना ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाता है। सो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ये ग्राउंड स्टेट है। इनके बीच में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है ये है 1.17 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये जो दूसरा डिफरेंस है 1.33 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डिफरेंस। सो ये जो कोबाल्ट न्यूक्लियस है ये डिके होने के बाद निकल में बदला, और ये जब निकल में बदला तो शुरुआत में ये एक्साइटेड स्टेट में, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट से जो ग्राउंड स्टेट जाते हैं ये जो है इसमें कोई डेफिनेट रूल फॉलो नहीं कर सकता, ये 2 जंप के बाद जा सकते हैं या फिर सीधा जंप के बाद सकते हैं। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी रहता है, अगर 2 जंप के बाद गया तो एक फोटोन 1.17 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकलेगा और दूसरा जो है 1.33 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकलेगा। ये 2 फोटोन का पॉसिबिलिटी रहता है। और एक तीसरा पॉसिबिलिटी, अगर सीधा चला जाता है तो सीधा जाता है तो 1.17 1.33, ये आपका 2.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इस पर्टिकुलर बीटा माइनस एमिशन में जहां पर कोबाल्ट ने एमिट किया, बीटा माइनस को एमिट किया, तो पहले जब डॉटर न्यूक्लियस निकला वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में निकला, और एक्साइटेड स्टेट में ज़्यादा देर रहते नहीं है, वापस जाते हैं ग्राउंड स्टेट को, आइदर इन 1 जंप में चले जाते हैं या फिर सेवरल जंप में जाते हैं। इस केस में आइदर 1 जंप या 2 जंप में जाएगा, और करस्पॉन्डिंग फोटोन्स जो निकलेगा ये 1.17 निकल सकता, ये दोनों निकला होगा या फिर ये निकला होगा मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये निकला होगा। सो ये है आपका गामा डीके, अनस्टेबल न्यूक्लियस के अंदर से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलता है वो है गामा डीके, और ये एक्सरे से भी छोटा वेवलेंथ, क्योंकि बिकॉज न्यूक्लियस से निकल रहा है, न्यूक्लियस का एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि वेवलेंथ बहुत कम होता है। सो ये वेवलेंथ एक्सरे जो कि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट से निकलता है उससे भी ये कम होता है। हमने डिस्कस किया अल्फा डीके, बीटा डीके, गामा डीके, और 2 पर्टिकुलर पॉइंट्स हम डिस्कस करना चाहेंगे। एक पेनिट्रेटिंग पावर, इनको अगर हम कोई बॉडी के ऊपर डालते हैं तो कितने अंदर तक वो घुस सकते हैं, तो जाहिर है कि जो बड़ा होगा वो ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। तो सबसे कम पेनिट्रेटिंग पावर रहेगा अल्फा पार्टिकल का, क्योंकि अल्फा पार्टिकल को एक पेपर पीस से भी रोका जा सकता है, जबकि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग रहेगा गामा का। गामा जो है 30 सेंटीमीटर स्टील शीट के अंदर तक घुस सकता है, इसका सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर। और दूसरा जो हम डिस्कस करेंगे वो है आयनाइजिंग पावर, मतलब जब ये डीके होता है और ये एयर से निकलते हैं तो कितना एयर का मॉलिक्यूल्स को आयनाइज कर देते हैं। तो ये डिपेंड करेगा डेफिनेटली साइज के ऊपर, जो बड़ा साइज है ज़्यादा कोलाइड करेगा और ज़्यादा आयनाइज कर देगा, यानी कि आयनाइजिंग पावर जो है अदर वे होगा, अल्फा का सबसे ज़्यादा होगा, बीटा का नेक्स्ट, और गामा का सबसे कम होगा। आगे डिस्कस करते हैं लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। सो 2 लॉज है। पहला लॉ जो है रेडियो एक्टिव डीके जो है एक स्पॉन्टानियस प्रोसेस है, वो डिपेंड नहीं करता है एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर। न्यूक्लियस जो है, अगर रूम को हम एटम ले लेते हैं, रूम के सेंटर में अगर छोटा सा बीड को लेते हैं वो न्यूक्लियस होता है। इसलिए जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, प्रेशर, टेम्परेचर, वो न्यूक्लियस तक नहीं पहुंचता है, वो खाली एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट को अफेक्ट करता है। इसलिए ये जो न्यूक्लियर फेनोमेना है रेडियो एक्टिविटी, ये इंडिपेंडेंट है ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर, प्रेशर। और दूसरा जो है ये रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टानियस प्रोसेस है। एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस यहाँ आप रख दीजिए, ये कितने समय के बाद डिके करेगा ये किसी को नहीं पता। तो इसीलिए अगर हम माइक्रो लेवल पर 1 या 2 या 3 लेके डिस्कशन करेंगे तो कोई नतीजे पे हम पे नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एक बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर हम ले लेते हैं
तो हम कह सकते हैं कि जो डीके जो है वो डिपेंड करेगा दो चीज़ों के ऊपर। हमने कितना अमाउंट लिया, कितना रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस लिया एक, और दूसरा कितना समय तक हमने वेट किया। तो जितना ज़्यादा हम रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस लेंगे तो डीके जो है, डीके का जो रेट है वो उतना ज़्यादा होगा, और जितना समय हम वेट करेंगे उतना ज़्यादा न्यूक्लियस जो है डीके करेगा। सो ये जो रेट ऑफ डीके है एट एनी टाइम डिपेंड करेगा नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट। सपोज नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस प्रेजेंट जो है n है, तो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो दिस इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट ले लेते हैं लैम्डा। सो dn बाई dt जो है लैम्डा n है, बट dn बाई dt एक नेगेटिव क्वांटिटी है, क्योंकि समय के साथ नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस कम जा रहा है। एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो इसलिए एक हम माइनस साइन डाल देते हैं। तो इसको थोड़ा हम एक्सटेंड करके एक रूल निकाल सकते हैं रेट ऑफ डीके का। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। शुरू में जब टाइम 0 था, दोनों साइड इंटीग्रेट करते हैं, जब शुरू में टाइम 0 था, नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो था n नॉट था। टाइम t में मान लेते हैं रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है n है। सो 1/n का इंटीग्रेशन जो है ln n होता है, n नॉट n। dt का इंटीग्रेशन t होता है, सो ln a माइनस ln b, ln a बाई b इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। तो माइनस को अगर हम इधर ले आते हैं, लैम्डा टी इक्वल टू, माइनस लाने से log a बाई बी इज माइनस log b बाई a। सो ये हो जाएगा आपका ln n नॉट बाई n। सो t हो जाएगा 1 बाई लैम्डा ln n नॉट बाई n। आमतौर पर हम log बेस 10 यूज करते हैं। तो बेस e को अगर बेस 10 में बदलना है, आपको 2.303 मल्टीप्लाई करना होता है। सो ये जो है आपका 2.303 लैम्डा log 10 बेस हो गया। सो ये फार्मूला आमतौर पर हम यूज करते हैं अगर हमें निकालना होता है, या फिर इसको हम दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं चेंज कर दूँ, यहाँ से अगर हम चेंज कर दूँ, n बाई n नॉट इक्वल टू, ये बेस e है, सो e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। सो n जो है n नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। सो ये दोनों में से किसी को भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर जब प्रॉब्लम्स रहता है, लॉगरिदमिक टेबल हमारे पास होता है, इसीलिए इसको हम यूज करते हैं। और रेट ऑफ डीके dn बाई डी टी, रेट ऑफ डीके dn बाई डी टी। n कितना है, n नॉट e टू द पावर माइनस अल्फा टी। इसका डेरिवेटिव कर देते हैं, n नॉट बाहर निकल जाएगा, रेट ऑफ डीके माइनस dn बाई डी टी है। सो आपका n नॉट बाहर निकल गया, इसका डेरिवेटिव करेंगे, e का डेरिवेटिव सेम होता है, और माइनस लैम्डा टी का डेरिवेटिव माइनस लैम्डा। सो उधर एक माइनस, ये एक माइनस, प्लस हो गया। सो इनिशियल डीके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस होगा। सो हम लिख सकते हैं r इक्वल टू r नॉट e टू द पावर माइनस लैम्डा टी। सो ये जो डीके है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होते जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, समय के साथ गिरते जाएगा, ऐसा कुछ ग्राफ आएगा। शुरू में सपोज r नॉट था, तो ये इस तरह से गिरते जाएगा टाइम के साथ। सो ये जो टर्म है dn बाई dt, एक्टिविटी बोलते हैं, इसका SI यूनिट जो है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, SI यूनिट जो है बेक्वेरल है, 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। और एक यूनिट भी यूज होता है क्यूरी, 3.7 इंटू 10 टू द पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये दो यूनिट आमतौर पर यूज होता है एक्टिविटी के लिए, dn बाई dt के लिए।
नेक्स्ट जो टर्म यूज होता है हाफ लाइफ। हाफ लाइफ मतलब जो पेरेंट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है N0, कितने समय के बाद वो N0/2 हो जाता है, कितने समय के बाद वो N0/2 हो जाता है। तो यहां डाल देते हैं T हाफ लाइफ है 2.303 बाय लैम्डा log 10 N0, ये जो है N0/2 हो गया। सो T हाफ इक्वल टू 2.303 बाय लैम्डा log 2। log 2 का वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.301 इंटू 2.303। सो ये हाफ लाइफ जो है 0.6931 बाय लैम्डा। ये रिलेशन है हाफ लाइफ और डीके कांस्टेंट का। तो अगर यही ग्राफ में अगर हम देखते हैं इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स अगर N0 है, एक हाफ लाइफ के बाद, एक हाफ लाइफ के बाद, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, एक हाफ लाइफ के बाद यहाँ कुछ होगा, हाफ हो जाएगा, एक हाफ लाइफ के बाद हाफ हो जाएगा, और एक हाफ लाइफ के बाद 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा N0/4, और एक हाफ लाइफ के बाद इसका हाफ हो जाएगा N0/8, सो ऑन। तो ये हाफ लाइफ के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, यानी कि हर हाफ लाइफ के बाद नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जो है हाफ हो जाता है। सो अगर n हाफ लाइफ लेते हैं, n हाफ लाइफ्स, सो इनिशियल सपोज N0 है और n हाफ लाइफ, स्मॉल n हाफ लाइफ्स लेते हैं, तो एक हाफ लाइफ के बाद N0/2 हो गया, दो हाफ लाइफ के बाद N0/4, तीन हाफ लाइफ के बाद N0/8। सो n हाफ लाइफ्स के बाद नंबर ऑफ पेरेंट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है N0 इंटू ½ टू द पावर n हो गया। ठीक है, तो ये आप यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के वक्त। आप ये दोनों फार्मूला अक्सर यूज करते हैं, 2.303 लैम्डा log N0/n, ये एक यूज करते हैं और दूसरा ये यूज करते हैं। ये कन्वीनियंट होता है अगर जो टाइम पीरियड दिया गया है एग्जैक्टली मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ हो। सपोज हमें दिया गया हाफ लाइफ 10 डेज, हाफ लाइफ हमें 10 डेज दिया गया, और मास ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई जो है, मास ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस मान लेते हैं हमें दिया गया है 200 ग्राम। सो कितना पेरेंट न्यूक्लियाई रहेगा आफ्टर 30 डेज? सो आफ्टर 30 डेज मास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियस रहेगा। तो 30 डेज जो है, 30 डेज हाफ लाइफ हमें 10 डेज दिया गया, सो 30 डेज जो है 3 हाफ लाइफ्स हो गया। तो 3 हाफ टाइप लाइफ के बाद n इज प्रोपोर्शनल टू m है, सो m जो है m0 ½ टू द पावर 3, सी m0 टू बाई 8, यानी कि 200/8 ग्राम हो गया। तो ये फॉर्मूला हम तब यूज करेंगे जब हमें जो टाइम दिया गया होगा एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ होगा, अदरवाइज इसको आप यूज कर लीजिए। हाफ लाइफ पर एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक पेशेंट है और पेशेंट के बॉडी के अंदर कितना वॉल्यूम ब्लड है ये मेजर करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट में एक सॉल्यूशन इंजेक्ट करते हैं जिसमें रेडियो आइसोटोप है, सोडियम है, और जिसका शुरू में डिसइंटीग्रेशन रेट था 12,000 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट था, ये शुरू में था, और इसका हाफ लाइफ जो है 15 आवर्स। 30 आवर्स के बाद 1 cc ब्लड निकाला गया पेशेंट से, और पाया गया ये जो 1 cc ब्लड है उसमें जो ये सॉल्यूशन मिला होगा उसका अब जो रेट है, डिसइंटीग्रेशन रेट है 0.5 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। तो ये डाटा दिया गया। हमारे पास एक मरीज है जिसके शरीर के अंदर कितना ब्लड है ये हमें मेजर करना है। हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन इंजेक्ट किया स्मॉल अमाउंट में, छोटी मात्रा में, जिसमें कि रेडियो आइसोटोप है सोडियम,
और शुरू में जो सॉल्यूशन हमने इंजेक्ट किया उसका डिसइंटीग्रेशन रेट था 12,000 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट और हाफ लाइफ जो है 15 आवर्स। सो 30 आवर्स के बाद हमने 1 cc ब्लड निकाला और पाया कि उसमें जो डिसइंटीग्रेशन रेट है 0.5 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। तो ये डाटा से हमको वॉल्यूम निकालना है, ब्लड का वॉल्यूम, मरीज के शरीर में कितना ब्लड है उसका वॉल्यूम निकालना है। सो हमने जो टाइम यूज किया एग्जैक्टली 2 हाफ लाइफ्स, 15 आवर्स हाफ लाइफ है, ये 30 आवर्स। सो n जो है 30/15, 2 हाफ लाइफ्स। सो 2 हाफ लाइफ्स में रेट जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पेरेंट एटम होता है, एक्टिव न्यूक्लियर होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो 2 हाफ लाइफ के बाद यानी कि एक्टिविटी जो है, एक्टिविटी के लिए भी वो फार्मूला हम यूज कर सकते हैं, तो 1/4 हो जाना चाहिए। 1/4 अभी एक्टिविटी कितना था 12,000, 1/4 है, 12,000 का 1/4 यानी कि 3,000 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट हो जाना चाहिए। अब बॉडी के अंदर जो सॉल्यूशन है उसका एक्टिविटी होना चाहिए 3,000 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। हमने क्या किया, थोड़ा सा ब्लड निकाला, 1 cc ब्लड निकाला और 1 cc ब्लड का हमने पाया डिसइंटीग्रेशन रेट जो है 0.5 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। सो 0.5 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट जो है वो 1 cc में होता है। लेकिन अब तो रेट कितना है 3000, तो 3000 जो है कितना में होगा, 3000 डिसइंटीग्रेशन पर मिनट होगा। सो 1/0.5 इंटू 3000 यानी कि 6000। सो 6000 cc ये वॉल्यूम है ब्लड का उस मरीज के बॉडी के अंदर। सो वॉल्यूम ऑफ ब्लड इनसाइड दैट पेशेंट इज 6000 cc और 6 लीटर। और अगर जो टाइम हमें दिया गया है वो एग्जैक्टली अगर मल्टीपल ऑफ हाफ लाइफ नहीं है तो उसको यूज नहीं करके इसे यूज कीजिए। मान लेते क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, एक रूम है जिसमें रेडियोएक्टिव सब्सटेंस स्प्रेड है और ये जो रेडिएशन है, शुरू का रेडिएशन जो है 50 टाइम्स सेफ लेवल है। और कितने समय के बाद हम रूम को एंटर कर सकते हैं ताकि रूम सेफ हो। सो इनिशियली ये रूम में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस स्प्रेड हुआ है और जो रेडिएशन का जो सेफ लिमिट है उससे 50 टाइम्स ज़्यादा है। मान लेते हैं कि जो रेडियो सब्सटेंस रूम के अंदर है उसका हाफ लाइफ मान लेते हैं 12 डेज। तो कितने दिनों के बाद हम रूम के अंदर एंटर कर सकते हैं। ये जो नंबर दिया गया है ये 2 का पावर में नहीं है, इसीलिए हम वो जो हाफ वाला फार्मूला यूज नहीं करेंगे, हम जो मोस्ट जनरल फार्मूला है उसको यूज करते हैं। सो T = 2.303, लैम्डा जो होता है 0.6931 बाई हाफ लाइफ, और नंबर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रेडिएशन होता है। सो इसके जगह पर हम R0/R लिख सकते हैं। R सपोज सेफ लिमिट, और अभी जो शुरू में जो है 50 टाइम्स सेफ लिमिट, ये अप्रॉक्सीमेटली काट देते हैं 0.3 लिख देते हैं, T/2 सो शुरू में जो है 50 टाइम्स द सेफ लिमिट है, 50 सेफ लिमिट सपोज R है, सो शुरू में 50 टाइम्स। सो T/2 हमें 12 दिया गया, 0.3 log 50 यानी कि log 100/2, log 100 यानी कि 2/log 2 अप्रॉक्सीमेटली 0.3 लिख देते हैं। सो ये 40 हो गया, 40 इंटू ये 1.7, सो आपका 68। सो जो रूम है 68 डेज के बाद सेफ होगा, ह्यूमन ऑक्यूपेशन के लिए सेफ रहेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है मीन लाइफ या एवरेज लाइफ। सो मीन लाइफ या फिर एवरेज लाइफ, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, इट इज द सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस बाय टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस। सो ये जो सम, जितने भी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है उनका जितना भी लाइफ है उसका सम करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस।
सो एट एनी टाइम अगर हम देखते हैं, सो dN/dt रेट ऑफ डीके जो है वो माइनस लैम्डा n है। सो एक स्मॉल टाइम अगर dt लेते हैं, खाली मैग्नीट्यूड लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो डीके किया वो इतना है। हमने t इक्वल टू 0 में शुरू किया था, एट एनी टाइम t हमने पिकअप किया, और एट एनी टाइम t हमने एक स्मॉल टाइम dt डिस्कस किया। इस टाइम में इतना न्यूक्लियस जो है डीके कर गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो न्यूक्लियस है इतना टाइम तक था, अब डीके हुआ, अब इस dt टाइम में डीके हुआ, इतना टाइम तक इनका लाइफ था। सम ऑफ लाइफ्स ऑफ ऑल द रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। सो ये जो डीके अब हुआ, ये टाइम, इनका लाइफ टाइम t था, तो इनका सम करना है। सम मतलब इंटीग्रेशन। सो आपका t/dn इसका इंटीग्रेशन करना है बाय टोटल नंबर से n0। सो ये हो जाएगा आपका मीन लाइफ। सो dn की जगह पर ये लिख देते हैं, dn की जगह पे लिख देते हैं t, dn के जगह लिख देते ln dt बाई n0, और आगे इसको लिख देते हैं n की जगह पर हम लिख देते हैं n0 e टू द पावर माइनस लैम्डा t dt बाई n0। n0 जो है कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाहर आने से दोनों कट जाएगा। तो हमें मीन लाइफ के लिए इंटीग्रेट करना है, लैम्डा बाहर निकल गया, t e टू द पावर माइनस लैम्डा t dt। इसको हमें इंटीग्रेट करना है, टाइम जो है 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्योंकि ये जो डीके है, आपने ग्राफ देखा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा है। सो ये जो लाइन है इसको मीट करेगा इन्फिनिटी में। सो फाइनल न्यूक्लियस जो डीके करेगा बहुत ही दूर, बहुत ही समय के बाद डीके करेगा। इसको हम इन्फिनिटी ले सकते हैं, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट कैसा करेंगे? बाई पार्ट्स करेंगे। इसको बाई पार्ट इंटीग्रेशन करने से आता है, लैम्डा रहेगा, पहले t को रखते हैं, इसका इंटीग्रेशन करते हैं e टू द पावर माइनस लैम्डा t बाई माइनस लैम्डा, 0 से लेकर इन्फिनिटी, माइनस, नेक्स्ट टाइम इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव 1, और इसका इंटीग्रेशन माइनस लैम्डा dt, 0 से लेकर इन्फिनिटी। तो ये जो है e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, दैट इज 1 बाई e, लिमिटिंग वैल्यू लेंगे, लिमिटिंग वैल्यू लेने से ये 0 हो जाता है, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी दैट इज 1 बाई e टू द पावर। आप लिमिट यूज कर सकते हैं, ये 0 हो जाता है, ये रह जाता है। इसका इंटीग्रेशन फिर से है आपका, ये लैम्डा कट गया, ये लैम्डा कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो e टू द पावर माइनस लैम्डा t बाई माइनस लैम्डा, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। सो इन्फिनिटी डालने से ये 0 हो जाएगा, और 0 डालने से ये 1 हो जाएगा। सो जो ये मीन लाइफ है 1 बाई लैम्डा। सो मीन लाइफ जो है 1 बाई डीके कांस्टेंट होता है। सो मीन लाइफ जो है 1 बाई लैम्डा होता है। तो एक मीन लाइफ के बाद नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई, रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई कितना रह जाता है उसको निकालते हैं। t इक्वल टू 2.303 बाई लैम्डा log 10 n0 बाई n। सो टाइम हमें क्या दिया गया? एक मीन लाइफ के बाद। सो t जो है 1 बाई लैम्डा दिया गया। सो लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, 2.303 है, इसको लॉन में बदल दीजिए, मतलब बेस ये हो जाएगा। सो ये e टू द पावर 1 जो है n0 बाई n, सो n जो है n0 बाई n, n0 बाई e। सो एक मीन लाइफ के बाद नंबर ऑफ पेरेंट रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का वैल्यू जो है 1 बाई e टाइम्स, e का वैल्यू आपको मालूम होगा 2.718।
सो ये जो 2.718 ये आपका 0.37 n0 यानी कि 37% रह जाता है एक मीन लाइफ के बाद। 37। हमने देखा था हाफ लाइफ के बाद ऐसा कुछ डायग्राम था, ये n0 है, ये हाफ लाइफ है। हाफ लाइफ के बाद ये नंबर जो है n0/2 हो जाता है मीन लाइफ के बाद। मीन लाइफ जो है हाफ लाइफ से ज़्यादा होगा। हाफ लाइफ क्या होता है 0.6931/λ। सो 1/λ जो है मीन लाइफ होता है, यानी कि 0.6931 इंटू मीन लाइफ, ये हाफ लाइफ, यानी कि मीन लाइफ ज़्यादा है। सो एक मीन लाइफ के बाद ये हो जाता है आपका, ये 0.5 n0 हो गया और ये हो गया n0/e, यानी कि 0.37 n0। सो एक मीन लाइफ के बाद पेरेंट रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई का जो 37% रह जाता है। कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड जो होता है वो दोनों इमिट करता है, अल्फा और बीटा, और दोनों का हाफ लाइफ अलग अलग हो सकता है। सो अगर हाफ लाइफ अलग अलग है तो इफेक्टिव हाफ लाइफ जो है, टोटल डीके जो होता है, टोटल डीके ऑफ फर्स्ट काइंड बाय डीके ऑफ सेकेंड काइंड, टोटल डीके, यानी कि -λn इक्वल टू माइनस फर्स्ट डीके से अल्फा डीके, उसका जो है डीके कांस्टेंट λ1 है और दूसरा का λ2 है। सो λ जो है λ1 प्लस λ2, इसको आप चाहे तो मीन लाइफ या हाफ लाइफ में बदल सकते हैं। हाफ लाइफ में अगर बदलते हैं 0.6931/½ इक्वल टू 0.6931/T1½ प्लस 0.6931/T2½ सो 1/T½ इक्वल टू 1/T1½ प्लस 1/T2½ एक क्वेश्चन लेते हैं। सो एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई दिया गया जिसका मीन लाइफ जो है, मीन लाइफ है अल्फा के लिए जो है, मीन लाइफ जो है, आप अल्फा के लिए मीन लाइफ आपको दिया गया है 240 डेज और बीटा के लिए मीन लाइफ जो दिया गया है वो दिया गया है 60 डेज। और क्वेश्चन ये पूछा गया कितने समय के बाद 1/4 ऑफ दी जो पेरेंट न्यूक्लियाई है वो रहेगा, कितने समय के बाद 1/4 ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई रहेगा। सो अल्फा का मीन लाइफ दिया गया है 240 डेज। सो मीन लाइफ जो है, टोटल मीन लाइफ, मीन और हाफ दोनों प्रोपोर्शनल है, इसलिए सीधा यूज कर सकते हैं। सो इफेक्टिव मीन लाइफ जो है ये हो जाएगा सो मीन लाइफ जो है 240/5, सो 48 डेज हो गया। सो हाफ लाइफ जो है 0.6931 इंटू मीन लाइफ, इसको 0.7 ले लेते हैं, इंटू 48, सो इट कम्स 33.6 डेज, यानी कि 33.6 डेज के बाद नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाई जो है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई हाफ हो जाता है। और हमें मांगा गया कितने समय के बाद 1/4 हो जाता है, यानी कि 2 हाफ लाइफ के बाद, 2 हाफ लाइफ। सो 2 इंटू 33.6 यानी कि ये आपका 67.2 डेज। तो 67.2 डेज के बाद पेरेंट न्यूक्लियाई का जो वैल्यू है 1/4 हो जाता है। सो ये था रेडियो एक्टिविटी संक्षेप में। थैंक यू।